तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज मैं आप लोगों की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है बी हाइव के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है काठमांडू और इसके हमारे राइटर हैं विक्रम सेठ के क्वेश्चंस और आंसर को मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप लोगों ने काठमांडू चैप्टर को बेहतरीन तरीके से रीड कर लिया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे विक्रम सेठ ने जो उन्होंने काठमांडू की यात्रा की है, वहाँ के जो मंदिर घूमे हुए हैं उसको किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। और यदि नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट में काफ़ी क्वेश्चन है, फिर सेकंड में भी होंगे, फिर थर्ड में भी होंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। उन दो टेम्पल्स के नाम बताइए जो काठमांडू में अपने ऑथर जी ने विजिट किए हैं, यानी जो हमारे विक्रम सेठ हैं उन्होंने कौन से दो मंदिरों को विजिट किया है। तो सिंपल सा आंसर है और हमें देखिए 1 या 2 वर्ड में इनके आंसर भी देना है या शॉर्ट फ्रेज भी बना सकते हैं, तो छोटे छोटे आंसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल छोटा सा, द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूपा। ये हमारे दो मंदिर हैं जहां पर हमारे जो ऑथर है विक्रम सेठ उन्होंने विजिट किया था, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूपा, ठीक। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द राइटर सेज ऑल दिस आई बॉस डाउन द कोको कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह सब मैंने कोको कोला के साथ धो दिया। क्या बोलते हैं, ऑल दिस आई वॉश विथ डाउन विथ कोको कोला, यहाँ पर मैंने कोको कोला के साथ धो दिया सब। तो यह सब ऑल दिस किसको रेफर करता है, ठीक है, ये हमें बताना है कि ऑल दिस जो लेखक ने धो दिया है वो सब क्या है। तो देखिए ये रहा हमारा इसका छोटा सा आंसर, हमें छोटे छोटे आंसर लिखना है 1 और 2 वर्ड में, ठीक है। तो अ कॉर्न ऑन कॉब एंड मार्जिपेन। तो अ कॉर्न ऑन कॉब, ऑन द कॉब का मतलब होता है यहाँ पर हमारा एक जो भुट्टा होता है ना जो हम खाते हैं, ठीक है। तो कोयले पर भुना हुआ भुट्टा एंड मार्जिपेन, और मार्जिपेन का मतलब होता है बादाम की बर्फी। तो उन्होंने बादाम की बर्फी और जो कोयले पर भुना हुआ भुट्टा है ना, कॉर्न मतलब भुट्टा, उन दोनों को कोको कोला के साथ धो दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द कोइल्स ऑफ द पोर्कपाइन। तो यहाँ पर देखिए जो लेखक विक्रम सेठ हैं उन्होंने पोर्क पाइन के कांटों की तुलना किससे की है। तो जो पोर्क पाइन है यहाँ पर एक प्रकार का पेड़ होता है जिसमें जो कांटे होते हैं, इसको हिंदी में झाऊ मूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झाऊ मूस। ये आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो पोर्क पाइन है इसके कांटों की तुलना लेखक ने किससे की है। तो ये रहा इसका आंसर। तो आंसर है बिल्कुल छोटा सा, विक्रम सेठ कंपेयर द कॉल्स ऑफ पोर्क पाइन विद द पोल ऑफ द फ्लूट। तो यहाँ पर विक्रम सेठ हैं उन्होंने जो पोर्क पाइन के कांटों की तुलना है वो की है किससे, बांसुरी के डंडे से, पोल ऑफ द फ्लूट, यानी जो बांसुरी बेचने वाला था ना उसके डंडे से यहाँ पर की है, क्योंकि उसके डंडे में एक ये डंडा होता है जिसके डंडे में ऐसी बहुत सारी बांसुरियाँ हैं वो ऐसी यहाँ पर लटकी हुई थी बहुत सारी बांसुरियाँ। तो ये कांटे की जैसी लग रही थी, इसलिए उन्होंने इसकी तुलना इस डंडे से की है, पोल ऑफ द फ्लूट, यानी ये बांसुरी के डंडे से की है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। तो यहाँ हमें 5 प्रकार की बांसुरियों के नाम लिखना है। तो ये रहे 5 प्रकार की बांसुरियों के नाम, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमें पूरी की पूरी 5 बांसुरियों के नाम लिखना है। तो देखिए पहली कौन सी है, द रीड नेह, द रिकॉर्डर, द जापानीज साकू हाची, द बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द हाई पिचेड चाइनीज फ्लूट। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी बांसुरी दी गई हैं। द रीड ने है,
यानी कि एक जो लकड़ी की बनी होती है सरकंडे, रीड का मतलब होता है यहाँ पर सरकंडा, तो सरकंडा एक प्रकार की लकड़ी है जिसकी बनी हुई बांसुरी होती है। तो द रीड नेह, ठीक है, द रिकॉर्डर ये भी एक प्रकार की बांसुरी है, और जो जापान की शाकुहाची है वो भी एक बांसुरी है, और हिंदुस्तान की जो क्लासिकल म्यूजिक वाली बांसुरी है वो भी है। द ब्रीदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, और जो दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट हवा वाली बांसुरी है वो भी है, और जो हाई पिच्ड यानी कि जो ऊंची आवाज वाली बांसुरी है वो चीन की है। ठीक है, तो ये सारी की सारी 5-6 बांसुरियों के नाम हैं, आप लोगों को इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इनमें कोई छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बांसुरियों के नाम है और आपको इतने ही याद करने होंगे। तो ये हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के हो गए। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, सो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अब ये थोड़े थोड़े से बड़े होंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर ईच क्वेश्चन ऑन शॉर्ट पैराग्राफ। अब हमें क्या करना है, इनके आंसर शॉर्ट पैराग्राफ में देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और हाँ आप लोग मेरे साथ इनको पढ़ते जाइए, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, और आप लोग अपनी नोटबुक में भी इनको लिखते जाइए, तभी आप लोगों को अभी समझ लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब भी आप लोग इनको दोबारा अपनी नोटबुक में पढ़ेंगे ना, तो फिर आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखिए। ठीक है, अब पढ़िए जरा। What differences does the author note between the flute seller and the hawkers? तो यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने बांसुरी वाले और अन्य फेरी वालों के बीच में क्या अंतर देखा। जो हॉकर होते हैं ना, जो सामान बेचते हैं ना, हमारे गांव मोहल्ले में भी आते हैं सामान बेचने के लिए, जो साइकिल पर बहुत सारा सामान रखे रहते हैं उनको बोलते हैं हॉकर्स। तो जो फेरी वाले और जो फ्लूट सेलर है उन दोनों में लेखक ने क्या अंतर देखा, तो ये रहा हमारा छोटा सा अंतर। The flute seller does not shout out to sell his wares। जो फ्लूट सेलर है, जो बांसुरी वाला है, वो अपने सामान बेचने के लिए, बेयर्स मतलब जो सामान जो लिए रहते हैं बेचने के लिए, यानी कि अपनी बांसुरियां बेचने के लिए जो फ्लूट सेलर है, जो बांसुरी बेचने वाला है, वो डज नॉट शाउट आउट, मतलब वो चिल्लाता नहीं है कि मेरी बांसुरी ले लो, मेरी बांसुरी ले लो, ऐसा वो चिल्लाता नहीं है। बेयर्स मतलब होता है जबकि, क्या होता है, जबकि। ठीक है, जबकि द अदर हॉकर्स वर शाउटिंग लाउडली फॉर सेलिंग देयर बेयर्स, जबकि जो दूसरे सामान बेचने वाले या फेरी वाले होते हैं वे अपने सामान को बेचने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो यही मेन अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। तो यहाँ पर कलयुग के अंत के बारे में पशुपतिनाथ में कौन सी बिलीफ है, कौन सी धारणा है। ठीक है, यानी कि कलयुग का अंत कैसे होगा, तो वहां पर ऐसी कौन सी धारणा है जो ये बताती है कि कलयुग का अंत इस प्रकार से होगा। तो ये रही वो धारणा। ठीक है, एट पशुपतिनाथ इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्ज फुली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। तो पशुपतिनाथ में ऐसा लोग मानते हैं कि जब एक स्मॉल श्राइन यानी कि एक छोटा सा पत्थर है जो वहां की बागमती नदी के किनारे पर निकला हुआ है, यदि वो इमर्जेस फुल्ली, अभी वो छोटा सा टुकड़ा कड़ा हुआ है ना, लेकिन जब वो पूरी तरह से बाहर निकल आएगा तो एक देवी है वो प्रकट होंगी। ठीक है, और वे इस कलयुग के युग को पूरी तरह से इस धरती से अंत कर देंगी, ऐसा यहाँ की मान्यता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ इसके। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन काफी बड़ा है हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कर लेंगे। द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, पिक आउट 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि लेखक ने बहुत ही शक्तिशाली पिक्चर और चित्र बनाए हैं, तो प्रत्येक में से 3-3 उदाहरण दीजिए। तो हमें 3-3 उदाहरण देना है। फर्स्ट देना है किसके लिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, यानी कि पशुपति के मंदिर के बाहर का जो वातावरण है उसके लिए हमें यहाँ पर उदाहरण देने हैं। दूसरा देना है द थिंग्स ही सीज, वो कौन कौन सी वस्तुएं देखता है। और थर्ड में देना है द साउंड ही हियर्स, और कौन से साउंड है वो वहां पर सुनता है। और हर एक के 3-3 उदाहरण देना है, मतलब इस वाले में 3 उदाहरण देना है, इस वाले में 3, इस वाले में 3। तो आइए देखते हैं पहले फर्स्ट वाले के, पशुपतिनाथ के। तो ये रहे, तो फर्स्ट वाले के 3 उदाहरण। ये फर्स्ट वाला है पेरेस्ट, हॉकर्स, काउज, मंकीज, पीजन्स, डॉग्स, ईडीसी।
तो जो पशुपतिनाथ है वहाँ पर वो क्या देखता है कि वहाँ पर जो पुजारी हैं, हॉकर्स हैं, गैया हैं, बंदर हैं, कबूतर है, कुत्ते हैं और मंकी हैं और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं। ठीक है। दूसरे में क्या है, सम पीपल आर एल्बोड असाइड बाई अदर्स, और कुछ लोग हैं वो एक दूसरे को अपनी एल्बो है, अपनी घुटनी है, वो मारते जाते हैं कि अरे भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है। और थर्ड है अ फाइट बिटवीन टू मंकीज, और कभी जो पोएट है, अरे पोएट कहाँ से यार, जो लेखक हैं विक्रम सेठ, वो दो बंदरों की फाइट को भी देखते हैं। तो ये हो गया पशुपतिनाथ की बात। अब बढ़ते हैं द थिंग्स ही सीज, मतलब वो कौन सी चीज़ें देखता है। अब ये हमने पशुपतिनाथ की बता दी, तो यहाँ पर अब हम बताएंगे उसको कहाँ की, क्या बोलते, बौद्धनाथ स्तूपा की। तो देखिए, ही सीज अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस, और इसके अलावा वो वहाँ पर नेपाल की प्रिंसेस को भी देखता है। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड हो गया एट बौद्धनाथ देयर वाज नो क्राउड, और बौद्धनाथ स्तूप में वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी क्राउड नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग तो हैं लेकिन भीड़ नहीं है वहाँ पर। शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, और वो देखता है कि जो दुकानें हैं वहाँ पर कॉस्मेटिक, वेस्टर्न कॉस्मेटिक सामान बिक रहा है, यानी कि जो श्रृंगार करने वाले जो सौंदर्य के सामान होते हैं वो वहाँ पर तरह तरह की क्रीम, तेल, पाउडर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। कॉस्मेटिक मतलब श्रृंगार के सामान। ठीक है। थर्ड वाले में बताना है कि वो वहाँ पर क्या सुनता है, तो उन्होंने फिल्म के सॉन्ग सुने, और दूसरे में उन्हें कार के हॉर्न सुने, बाइसिकल की घंटियाँ सुनी, और साउंड ऑफ फ्लूट, और मुरली की मधुर आवाज़ सुनी। तो ये थर्ड वाले के तीनों आंसर हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला, यानी कि जो सेकंड वाला था उसका थर्ड हो गया, थर्ड वाला आ जाता है। तो थर्ड वाले में क्या कहना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 100 to 50 वर्ड्स ईच, प्रत्येक में से 100 से 150 से ज़्यादा शब्दों में इनके उत्तर नहीं दीजिए। मतलब कम से कम 100 तो लिखना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 होने चाहिए, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतने शब्दों में लिखना है, 100 या 150 में। ठीक है, तो आइए आंसर लिखते हैं पहले का। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द एटमोस्फियर इन एंड अराउंड द बुद्धिस्ट श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो यहाँ पर जो लेखक ने फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि जो बौद्धनाथ है, जो बौद्धनाथ टेम्पल है, ठीक है, श्राइन, और बौद्धनाथ जो स्थल है, और जो पशुपतिनाथ मंदिर है, तो इन दोनों के अंदर और बाहर के वातावरण की तुलना करो। यानी कि हमें तुलना करनी है बौद्धनाथ श्राइन की और पशुपतिनाथ मंदिर की, यानी कि इन दोनों के मंदिरों में अंदर और आसपास के वातावरण में क्या अंतर है। तो आइए देख लेते हैं इसका अंतर, और बहुत ही माइन्यूट सा अंतर नहीं मिलेगा आपको, भयंकर अंतर मिलेगा। आप लोगों ने लेसन पढ़ा है तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि क्या अंतर है। तो जल्दी से देखिए, ये रहा आंसर। ठीक है, मैंने काफ़ी छोटा आप लोगों को बनाया है, 50-60 शब्दों में ही निपटा दिया है। ठीक है, देखिए, एट बौद्धनाथ, मतलब बौद्धनाथ मंदिर पर, ठीक है, देयर वाज नो क्राउड, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। नो नॉइस, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, शोर नहीं है। देयर वर स्मॉल शॉप्स, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। दे यूज टू सेल फेल्ट बैग, और भी वहाँ पर फेल्ट बैग है वो बेचते हैं। ताइबतेन प्रिंट एंड ज्वेलरी, ताइबतेन प्रिंट भी बेचा जाता है, ज्वेलरी भी वहाँ पर बेची जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ पर ये मेन बात है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है और कोई भी हल्ला गुल्ला शोर नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर बैग बेचे जाते हैं, प्रिंट बेचे जाते हैं, और ज्वेलरी भी बेची जाती है। अब भाई अपने पशुपतिनाथ में, वाइल ऑन द अदर हैंड एट पशुपतिनाथ, और जबकि दूसरी तरफ देखें हम लोग पशुपतिनाथ में, देयर वाज अ ग्रेट हसल एंड बसल, वहाँ पर बहुत ही शोर शराबा है। ग्रेट हसल एंड बसल, बहुत ही शोर शराबा है। अ लार्ज क्राउड ऑफ मैन डिवोटीज मंकीज डॉग्स ईटीसी, और वहाँ पर बहुत भीड़ है, किस किस की, आदमियों की और डिवोटों की, साधुओं की, बंदरों की, कुत्तों की, और बहुत सारी चीज़ों की, है ना। देयर वाज शाउटिंग ऑल अराउंड, और वहाँ पर बहुत ही शोर शराबा है चारों ओर। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा अंतर है ना, एक में बिल्कुल शांति है, एक में बहुत ही हल्ला गुल्ला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई साहब यहाँ पर हमारे लिए, इसके लिए मैं ये करा ले लेता हूँ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट।
तो किस प्रकार से लेखक ने काठमांडू की जो बिजी सड़कें हैं यानी कि बहुत ही बिजी सड़कें हैं उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। तो ये रहा भैया आंसर। ठीक है, काफी छोटा। तो द ऑथर हैज गिवन अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। तो यहाँ पर लेखक ने विविड डिस्क्रिप्शन, विविड का मतलब होता है जीवित, जीवित वर्णन किया है काठमांडू का और सड़कों का भी। तो द स्ट्रीट वर फुल ऑफ फ्रूट सेलर, जो सड़कें थी काठमांडू की वो फुल भरी थी, किससे? फल बेचने वालों से, बांसुरी बेचने वालों से, हॉकर्स से, और शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, और जो पश्चिम के जो क्या बेच रहे थे, जो श्रृंगार के सामान बेच रहे थे उनसे, और जो फिल्म की रोल बेच रहे थे उनसे, और जो कॉपर के बर्तन बेच रहे थे उनसे बिल्कुल ये सड़कें फुल भरी हुई थी। पूरी की पूरी जो काठमांडू की गली थी ना, ठीक है, वहाँ क्या बोलते काठमांडू की जो गली थी पशुपतिनाथ मंदिर के पास में, इस सब चीज़ों से बिल्कुल भरी हुई थी, है ना, इन सब बेचने वालों से। और क्या करता है वो वहाँ पर सड़कों पर सुनता है, ही हियर्स द साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग, वो फिल्म के सॉन्ग को सुनता है, कार के हॉर्न को सुनता है, बाइसिकल की घंटियों को सुनता है। और इन रियलिटी काठमांडू इज प्लेस ऑफ अट्रैक्शन विद सेल ऑफ वेरियड आइटम्स। और इसके वास्तव में देखा जाए तो जो काठमांडू का प्लेस है वो अट्रैक्शन का यानी कि आकर्षण का प्लेस है, बहुत सारी चीज़ों के साथ, जो बेचने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भाई क्या कहता है हमसे, जरा देखिए जरा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये रहा हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन। टू हियर एनी फ्लूट इज टू ड्राउन इनटू द कॉमोडिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, व्हाई डज द ऑथर से दिस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि बांसुरी के सुनने से मनुष्य मानव जाति के समाज में खिंचा आता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जब कोई भी व्यक्ति बांसुरी की आवाज़ सुनता है तो वो अनायास ही चला आता है कि कहाँ से बांसुरी बज रही है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो ये काफ़ी प्यारा आंसर है। तो ये रहा इसका आंसर। द ऑथर सेज दिस बिकॉज ऑल ह्यूमन शेयर द सेम लिविंग ब्रीथ। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सभी जो मानव हैं वो एक ही जैसी सांस लेते हैं, डेस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन कास्ट, जाति में कोई भेदभाव किए बिना। एक ही कल्चर में अलग अलग कल्चर से होते हैं लेकिन फिर भी एक जगह रहते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं फिर भी एक जगह रहते हैं। और ठीक है, रिलीजन दो बार लग गया तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, एंड फ्लूट्स आर फाउंड इन कल्चर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और जो बांसुरी है ना वो लगभग हमारे चारों ओर जो वर्ल्ड है उसमें लगभग सभी कल्चर में बांसुरियां हैं पाई जाती हैं। हमने देखी थी ना, हिंदुस्तान की, अमेरिका की, है ना, ये बहुत सारी बांसुरियां, चीन की। फ्लूट आर प्रोड्यूस इट्स मेलोडी साउंड विथ ह्यूमन ब्रीथ। और जो फ्लूट है वो अपना बहुत ही मधुर संगीत कैसे बनाता है, मानव की सांस से। जब हम उसमें फूंकते हैं तो हमारी सांस ही जाती है, तभी तो वो मेलोडी मधुर संगीत बनाता है। इट गिव्स प्लेजर टू ऑल लिसनर्स। और ये जो इसका जो साउंड है ना बहुत ही मधुर, वो सभी सुनने वाले को बहुत ही प्लेजर, सुख, आनंद देता है। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि बांसुरी की आवाज़ सुनते ही सभी लोग इसके पास आ जाते हैं। और आपने तो कन्हैया को बांसुरी बजाते हुए सुना ही होगा। जब वो बजाते थे तो सारी गोपियाँ उनके पास में और सारे के सारे व्यक्ति काम छोड़ करके उनके पास में आ जाते थे, क्योंकि एक बांसुरी में मधुर और बहुत ही अलौकिक आवाज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हुए इस चैप्टर के। तो यदि अभी तक आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। और आपने कर रखा है तो अपने दोस्त से भी करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।